आप रामपुर बघेलान से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ब्लड में राजनीति है। क्षेत्र के प्रति एक जुड़ाव है और क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। तो राजनीति एक प्लेटफॉर्म ऐसा मैं मानता हूँ। रामपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट तो फिक्स है। अब आपने कहा तो फिक्स है। भाजपा जानी भी जाती है कि वो सिटिंग एमएलए कम से कम 25-30% टिकटें काटते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो रामपुर में भी काफ़ी है। और अगर सर्वे के आधार पर चलेंगे तो टिकट कट जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सतना जिले की रामपुर बघेलान विधानसभा से रोहित कान सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप रामपुर बघेलान से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना तो ठीक है, क्योंकि पार्टी में पिछले 2014 से पिछले 9 वर्षों से सक्रिय भूमिका से कार्य कर रहा हूँ। तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है और क्षेत्र के प्रति एक जुड़ाव है और क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। तो राजनीति एक प्लेटफॉर्म ऐसा मैं मानता हूँ। और चूँकि पारिवारिक रूप से भी राजनीति खून में भी मिली, तो इसलिए एक राजनीति की रुझान हमेशा से रहा। जब छात्र संघ में मैं महामंत्री निर्वाचित हुआ विंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, तो कहीं ना कहीं ब्लड में राजनीति है, जनसेवा का एक जज्बा है। तो इसलिए कोशिश है कि विधानसभा चुनाव के माध्यम से उसको पूरा करूँ। आपने बोला पारिवारिक पृष्ठभूमि, जी, बैकग्राउंड जो है वो राजनीतिक है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। हमारे बाबा साहब थे स्वर्गीय रमाकांत सिंह जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी। 62 में उन्होंने, जब सीधी लोकसभा में रामपुर आया करता था, हमारे जिले की 3 सीटें विधानसभा की, मैहर, अमरपाटन और रामपुर बघेलान, तब वो सीधी लोकसभा से लड़े। बहुत कम मतों के अंतर से, शायद जगदीश चंद्र जोशी जी से लोकसभा का चुनाव हारी है, सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद 67 का विधानसभा चुनाव लड़ा। तब तत्कालीन कृषि मंत्री थे, परिवार के ही कहना चाहिए, स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी। उनके खिलाफ वो कांग्रेस से थे, ये सोशलिस्ट पार्टी से। बहुत कम मतों के अंतर से 15,810 मत उनको मिले और 14,754 हमारे बाबा साहब को। तो 1056 वोट से तो एक पृष्ठभूमि तो तैयार हो गई थी। उसके बाद वो लड़े नहीं। 72 में जरूर तोसर सिंह जी लड़े, उनके सहयोग में रहे, उनको जिताया भी, जीते भी वो। 70 में फिर बड़े दाव, जो यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पहले सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। तो 77 में जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार जीत के प्रतिनिधित्व किया रामपुर का। उसके बाद सफलता उनको भी कम मिली, लेकिन करीब करीब 30 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहे वो। दोबारा 98 में जीते और भारतीय जनता पार्टी से पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी उसी में रहेंगे। मैं जरूर कांग्रेस से हूँ। प्रभाकर सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, आप उनके भतीजे हैं। जी बिल्कुल। आपके पिताजी शायद प्रशासनिक अधिकारी थे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे और वरिष्ठ पदों में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग से रिटायर हुए। और अब तो पिछले वर्ष अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उनकी। अभी दिग्विजय सिंह जी प्रभाकर सिंह जी से मिलने गए थे। मैं 2 बार इस बात को बोल चुका हूं कि कुछ न कुछ रामपुर में वो नया करने के उद्देश्य से प्रभाकर सिंह जी से मिलने गए थे। अब वो नया मुझे आपके रूप में ये दिख रहा है। नहीं मैं तो ऐसा नहीं मानता। वो एक सामान्य मुलाकात थी, चूंकि बड़े दाऊ से कभी चर्चा हुई थी और उनके साथ वो, जब वो 2 टर्म एमएलए थे, तो पहले टर्म में तो वो महज विधायक थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी, और ये भी पहली बार के विधायक थे, तो उन लोग फर्स्ट टाइमर एमएलए थे। तो इन लोग की अच्छी मित्रता थी, जैसे मैंने अपने बड़े पिताजी से सुना। तो उसी लिहाज से वो, जब रामपुर सीट थोड़ा क्रूशियल तो है, क्योंकि हम 90 से लगातार वो सीट हार रहे हैं। हमको आखिरी जीत हर सिंह जी के रूप में 85 में मिली थी, उसके बाद लगातार वो सीट हार रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, उन 66 सीटों पे कांग्रेस का विशेष फोकस है, जहां हम 4 बार 2003 से, उससे पहले से हार रहे हैं। उस पर अपने जिले की रामपुर भी आती है। तो चर्चा के दौरान उनको याद तो था कि रामपुर बघेलान में प्रभाकर सिंह जी हैं। तो चर्चा के दौरान बात आई, तो हमने कहा ठीक है। बोले मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा फ़ोन लगाए, तुमने फ़ोन लगाया। तो उन्होंने कहा कि मिलने के लिए, तो बड़े दाऊ से जो भी बात हुई है फ़ोन में, उन्होंने आमंत्रित किया चाय पे, सामान्य मुलाकात। तो सामान्य मुलाकात के लिए गए थे और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो कोई ऐसी विशेष चर्चा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उनके मन में जो हो
ये मैं नहीं कह सकता। क्या आप जीतने के लिए यह चुनाव लड़ेंगे? निश्चित जीतने के लिए लड़ेंगे, निश्चित। विंध्य में सबसे अधिक जातीयता का जहर घुला हुआ है, इसको आप मानते हैं? अब सुनता हूँ, मानता तो नहीं हूँ मैं। अब धीरे धीरे, चूंकि अब 9-10 साल से हूँ यहाँ पे, तो सुनने में आता है, कभी कभी दिखता भी है, बट जितनी चर्चा होती है उतना नहीं है शायद। अगर उतना होता तो रामपुर में 15 बार चुनाव हुए, और ब्राह्मण बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसा अब कोई जाति जनगणना तो होती नहीं, लेकिन जो एक सामान्य है तो ब्राह्मण बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन 15 में से 11 बार क्षत्रिय वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका मिला। तो इसका मतलब यही है कि जो जनसेवा करेगा और उनके बीच में रहेगा, सुख दुख में साथ रहेगा, उसको वो मौका देंगे, मेरा ऐसा मानना है। और चूंकि मैं बाहर पढ़ा लिखा, बॉम्बे से मास्टर से मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से नौकरी भी की, तो इन सब चीज़ों से मैं तो कम से कम दूर रहता हूँ जी। रामपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट तो फिक्स है, कांग्रेस से अगर आप लड़ेंगे तो क्या तीसरा फायदा उठा सकता है? अब आपने कहा तो फिक्स है, लेकिन अब भाजपा कह रही है, और भाजपा जानी भी जाती है कि वो सिटिंग एमएलए कम से कम 25-30% टिकटें काटते हैं। तो जो मुझे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान, लोगों के आसपास जाने के दौरान जो मुझे समझ में आता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो रामपुर में भी काफ़ी है, और अगर सर्वे के आधार पर चलेंगे तो टिकट कट जानी चाहिए। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और छत्रपाल सिंह छत्तू जब चुनाव लड़े थे जी, तो हर सिंह जी की हार हुई थी 2008 में जी। तो क्या अपन ऐसा ही कुछ मान के चले? नहीं, वो लोग लड़े थे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस समय तो मैं बॉम्बे में था, तो निर्दलीय लड़े थे दोनों लोग। शायद भारतीय जनशक्ति पार्टी थी, हाँ। छत्तू दादा की, और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी दाऊ साहब शायद निर्दलीय थे। और जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता था, जो बार बार चर्चा आती है कि नई भाजपा पुरानी भाजपा, वो सब शायद पुष्पेंद्र सिंह दाऊ साहब के साथ थे। इस वजह से उनको हार मिली, और पार्टी में वो हर सिंह जी को पहली बार टिकट मिली थी, तो वो सामंजस्य बिठा नहीं पाए। यही एक कारण मुझे लगता है। रामपुर बघेलान की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अब मेरे जहन में तो समस्याएं कई हैं। जिस तरह से प्रतिनिधित्व का मौका मिला, तो उस तरह से समस्याएं हल नहीं हो पाई। जैसे हमारे रामपुर जो दक्षिणी भाग है, जो NH75 अपना आता है, पुराना नाम उसका NH75, रीवा सतना रोड जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, तो रीवा सतना के दक्षिणी छोर पे कुछ उत्तरी के भी भाग है, बट मूलतः दक्षिणी का जो क्षेत्र है, रामपुर दक्षिणी जिसे कहते हैं, NH7 और NH75 के बीच का क्षेत्र, इसमें पेयजल की बहुत समस्या है। एक 12-15 साल पहले CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की। उसमें यह था कि रामपुर देश के अतिदोहित जल क्षेत्र में से एक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब सिंचाई के साधन तो ठीक है, सिंचाई के साधनों का अभाव तो है ही है, बट पेयजल का भी अभाव है, ये आप अभी महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़े दाऊ उसमें संयोजक थे, और पिताजी जब प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी कृषि में बहुत रुचि थी। जब आए तो उन्होंने पानी की समस्या से दो चार हुए, हालांकि वाकई पहले से थे, बट जब मूल रूप से आए तो बिल्कुल आमना सामना हुआ। तो हम लोगों ने एक बाढ़ सागर जल लौह संघर्ष समिति का गठन किया, जो कि दलीय आधार पर नहीं थी, क्योंकि ये समस्या तो समाज की समस्या है। तो गठन किया, और बाढ़ सागर जल लौह संघर्ष समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री, कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक धरना प्रदर्शन आंदोलन, और समय समय पे अपनी बात तकनीकी विभाग के अधिकारियों तक, बाढ़ सागर तक, सी तक पहुंचाते रहे। तो दक्षिणी क्षेत्र में नहरों का कुछ तो सर्वे वगैरह शुरू हुए हैं हम लोग की मांग के अनुसार। उसमें राम प्रताप सिंह जी दाऊ साहब का भी सहयोग सराहनीय था, उनसे भी चर्चा होती थी, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने काम किया। बड़े पिताजी के मार्गदर्शन में तो कुछ हलचल हुई है। अब वो नहर कब तक आती है तय बाद में हो पाएगा जी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रामपुर पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे रामपुर में अस्पताल तो अभी विधायक जी ने कहा कि हमने सिविल अस्पताल करा दिया है, शायद हो भी गया है, लेकिन जो रामपुर में अस्पताल में जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, चूंकि मैं रामपुर के निवासी हूँ, तो रामपुर में बहुत पहले जब हम छोटे थे तो एक डॉक्टर RL तिवारी हुआ करते थे, अभी भी हैं।
तो जो उनके समय अस्पताल की व्यवस्था थी, या व्यवस्था शायद अभी भी कह ले, बट जो विश्वसनीयता थी वो रामपुर के लोगों में नहीं है कि रामपुर अस्पताल में हम जाएंगे तो हमें बेहतर इलाज मिलेगा, कोई अटेंड करेगा, किसी भी समय जाएंगे तो कोई मिलेगा, इसका ज़्यादा अभाव है। स्टाफ है, एक्सरे मशीन आ गई, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो व्यवस्था या स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जो विश्वसनीयता होती है उसका अभाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वो विश्वास जगाएं कि हाँ, अस्पताल में 24 घंटे ये सुविधाएं मिलेंगी, कोई ना कोई डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें तो तमाम खुली, बट कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, क्वालिटी एजुकेशन का आज भी अभाव है। ये 2-3 मूल समस्याएं हैं। और जो सामान्य समस्या है वो पूरे प्रदेश में, जहाँ तक वो समझता हूँ कि तहसील में, नगर पालिका में, थाने में भ्रष्टाचार, तो ये तो भाजपा सरकार इसलिए है, और मूल रूप से यही समस्या है रामपुर की। पूरे विंध्य प्रदेश में जी, कोरेक्स नशे के कारोबार का हब रामपुर को माना जा रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। जब भी कोई आप बड़ी न्यूज़ पढ़ेंगे, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं आप, हमसे बेहतर जानते हैं, तो रामपुर का नाम कहीं ना कहीं से लिंक होगा, और वो लिंक सरगना के रूप में होता है, और है ये निश्चित बात है। और कारण क्या है, अब इन बातों बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया में बोलना उचित नहीं है, लेकिन आप अगर तह तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। जी, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां अवैध अंग्रेजी शराब नहीं मिलती, कोई एक गांव रामपुर का। ये भी बिल्कुल सही बात है, आपकी जानकारी पूर्णतः सत्य है। ऐसा कोई गांव नहीं है, और ये खुलेआम शासन प्रशासन के संरक्षण में ही शराब बिक रही है। पिछले 20 सालों से लगातार भाजपा सरकार है, और तमाम लोग जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, तमाम लोग जो राजनीतिक पद में, उनको संरक्षण देते हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, बिल्कुल खुला आरोप है कि इनके संरक्षण में ही शराब, नहीं तो ऐसा संभव नहीं। 1-2 जगह कहीं बिकती हो, ठीक है, वो हर समय होता होगा, हर सरकारों में होता होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से शराब बिक रही है, ये तो बिना संरक्षण के संभव बिल्कुल नहीं है, मेरा ये मानना है। आप अगर विधानसभा टिकट पाते हैं और जीतते हैं, तो एक कोई ऐसी संभावना विकास की कि रामपुर में जो सबसे जरूरी हो। सबसे जरूरी नहर, पानी का अभाव, सिंचाई सुविधाओं और पेयजल के लिए नहर लाना, तो वो मेरा सबसे प्रथम प्रयास होगा कि सबसे पहले मैं नहर के लिए ही प्रयासरत रहूँगा। वो मेरा बाणसागर का पानी तो आसानी से लाया जा सकता है। लाया जा सकता था, उस पर काफ़ी थोड़ा अब जरूर कठिन हो रहा है। बाणसागर में क्या था कि थोड़ा 1 मिनट समय लूँगा, फिर 2 मिनट, आपने जब बात छेड़ी है तो कुछ दूर तक जाएगी। बाणसागर 2004 में इनॉग्रेट हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके कार्यकाल में इनॉग्रेशन हुआ। और जब माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 93 से 3 तक की 10 साल की सरकार थी, तो सेकेंड टर्म में बड़े पिताजी भी उस समय रामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, विधायक थे। माननीय रामचंद्र सिंह जी जूदेव कोरिया कुमार जल संसाधन मंत्री थे, उनके रुचि से और केंद्र सरकार के भी सहयोग से बाणसागर का काम त्वरित गति से हो पाया। माननीय वाजपेयी जी ने फिर उसका उद्घाटन किया। उसके बाद पूर्वा नहर जो आती, जो रामपुर उत्तरी को सींचते हुए जाती है आगे तक, कोटर वगैरह तक, तो पूर्वा नहर से 2004 से 14 तक किसी भी बांध का जब बाद में अध्ययन हुआ कि 2004 से 14 तक हम कहाँ खड़े हैं, तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये आई कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है, या जो बाणसागर का कमांड एरिया है, इसमें 1 लाख 1.25 लाख हेक्टेयर की और वृद्धि, हम जो 10 साल का एवरेज रेनफॉल निकाला, उसका कैचमेंट एरिया, उसका कमांड एरिया निकाला, करीब 1 लाख हेक्टेयर प्लस की हम सिंचाई इस नहर बांध के माध्यम से कर सकते हैं। अब दिक्कत ये थी कि नहरों का जाल नहीं था, तो हमको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरें डेवलप करनी थी। तो उसी कड़ी में जो बहुती नहर, ये तो पूर्वा नहर थी, एक बहुती नहर योजना का काम शुरू हुआ 14 से 15-16 के बीच में। अब दोनों चीज़ें हैं उसमें। अब क्षेत्रीय सांसद हैं, वैसे तो बड़े सक्रिय माने जाते हैं विकास के लिए, पेपरों से जानकारी मिलती रहती है। हमारे इसके पहले भाजपा की सरकार थी, और खुशनसीबी से माननीय हर सिंह जी ही जल संसाधन राज्य मंत्री थे। उसी समय की योजना, जब वो मंत्री 2016 में ही मंत्री बने हैं, वो आधे कार्यकाल के बाद। और ये बाणसागर की बहुती नहर योजना भी करीब करीब उसी समय की है। तो कहीं ना कहीं
जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे, तत्कालीन जनप्रतिनिधि, उनका कहीं ना कहीं सोच का अभाव जरूर मैं मानता हूँ। और वो पूरी बहुती नहर जो है वो करीब करीब उसका मैक्सिमम पानी जो चला गया वो आपका गुड़ में चला गया, नईगढ़ी माइनर में चला गया, त्योथर चला गया, सिरमौर चला गया। तो डूब क्षेत्र तो हमारा डूबा, सतना जिले का डूबा, लेकिन जो सिंचाई हो रही है वो सर्वाधिक बहुती नहर से रीवा जिले की हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के जिले के प्रति सोच की कमी को या विजन की कमी को मैं मानता हूँ। और जनता कमी भी कह सकते हैं। जनता कमी ऐसी कि इन्होंने भी मांग नहीं उठाई। दोनों चीज़ें हैं, हमको भी मांग अपनी रखनी चाहिए जनप्रतिनिधियों के सामने, लेकिन जनप्रतिनिधि का तो नैतिक दायित्व है कि अगर कोई योजना है, इतनी बड़ी योजना आ रही है, तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के लिए मांग करें। अगर तकनीकी रूप से संभव है तो जाएगी, जैसे हमने भी मांग की। तो कोई ऐसे अनर्गल नहीं कि कुछ भी मांगा, हमने तकनीकी रूप से पूरा, हमारे कुछ मित्र हैं उनसे डेटा लिया, जानकारी इकट्ठी की, टोपो सीट देखी। हाँ, कुछ जगहों में पानी जा सकता है, कुछ जगह नहीं कहते, जो हमने पूरे 59 गाँव लिए वहाँ पानी सब जगह जाएगा, लेकिन उन 59 गाँव में कम से कम जो मेरा अध्ययन है 40-45 गाँव में पानी जाएगा। तो जब वो 40-45 गाँव में आएगा तो अपने आप ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा। आप जहाँ नहरें चल रही हैं पूर्वा की, वो पता कर सकते हैं, तो वहाँ के बोरवेल अपने आप चलने लगेंगे। तो एक जब पानी आ जाएगा तो किसी न किसी माध्यम से फिर किसान जो है सक्षम हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। आपको लगता है कि इस बार सरकार तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बनेगी। और जो ये कांग्रेस ने विशेष रूप से 66 सीटों पे फोकस किया है, तो एक तरह से आप ये मानिए कि अगर 230 पे से हम 66 सीटें घटा दें, जहां हम 4 बार से नहीं जीत रहे, तो पिछली बार हमने 266 से 230 से 66 घटाया, मतलब कितनी सीटें बच रही है अपने पास? 156-57 सीटों पे कांग्रेस चुनाव ही लड़ रही थी। अगर इस रूप में देखें तो 156-57 सीटों में हमने 114 सीटें जीती, तो स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा माना जाए। बट इन 66 सीटों में भी हमारे माननीय कुलदीप राठौर जी आए थे, जिनको विंध्य की ऐसी सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार गठित हुई वहाँ। तो वो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी उन 70 सीटों में 11 सीटें ऐसी थी, तो इस बार हम 11 में 6 या 7 सीट जीतने में कामयाब हुए वहाँ हिमाचल में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है इन ऐसी सीटों का। अगर 66 में हम 20 सीटें भी जीतते हैं तो ये प्लस है, क्योंकि 66 सीट तो हम 4 बार से लगातार आ रहे हैं। तो हम चुनाव एक तरह से 156-57-58 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस ने, माननीय दिग्विजय सिंह ने, माननीय कमलनाथ जी ने, या जो शीर्ष नेतृत्व राहुल भैया ने जो ये निर्णय लिया है कि इन सीटों पर मजबूती से लड़ें, अच्छे उम्मीदवार तय करें, तो इसका लाभ जरूर कुछ तो कुछ पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और रामपुर में चूँकि जिले में एक सीट रगांव और ऐसी थी जहां हम 85 के बाद से नहीं जीते थे, और उपचुनाव में जो हालिया हुए जो लड़े गए कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में, हम लोग भी वहाँ पे ड्यूटी में थे, तो कहीं ना कहीं उसकी हवा रामपुर की ओर भी जाएगी और निश्चित जीत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत खुली चर्चा की।